प्रसून जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर थोड़ी सॉरी आपको काफी देर इंतजार कराया। इस सब के बीच में ये जो कुछ भी पक रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ भारत वहां पर मौजूद है और उसी G7 में एज एन इनवाइटी अफ्रीका भी है। अफ्रीका में बहुत बड़ी फूड क्राइसिस है। भारत दुनिया में जो रूस और यूक्रेन को लेकर फूड क्राइसिस हो रही है, ग्रेन क्राइसिस हो रही है, इसका कितना बड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकता है? क्या G7 में इस पर मंथन होगा? जी निशान जी, पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आपने कहा था कि ऐतिहासिक ये समिट रहेगा और इसका जो भूमिका है पहले ही बांध दी गई है। भारत ने WTO में जैसे अपनी विजय पताका लहराई है, जो चेंजेस कर रहे हैं वो एक भूमिका तैयार कर दी है एक सशक्त और समर्थ भारत के लीडर मोदी जी के लिए इंटरनेशनल पटल पे। मोदी जी अब एक ट्रबल शूटर की तरह EU के लिए और बायलैटरल जो रिलेशंस है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब भारत के साथ FTA करना चाह रहे हैं। और अब फूड क्राइसिस की बात करें, WTO से जो चेंजेस कराएं वो इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं कि ना सिर्फ अफ्रीका, पूरे वर्ल्ड में भारत सक्षम है फूड क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। और इसी कारणवश भारत की जो इम्पोर्टेंस है एज अ ट्रबल शूटर क्लाइमेट चेंज में, फूड सप्लाई में और ये टेररिज्म का जो आपने मुद्दा उठाया था, इन तीनों में ही भारत एक समर्थ और सशक्त लीडर की तरह उभर रहा है विश्व पटल पे। ना सिर्फ वो लीडर है, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। भारत ने उसके लिए कुछ पॉइंटर्स भी दिए हैं। और अगर आप देखिए G7 पे, तो G7 के जो आपने लीडर, जैसे फ्रांस में, फ्रांस के प्रेसिडेंट अभी जो पॉलिटिकल डिलेमा है फ्रांस के अंदर, उससे वो थोड़े कमज़ोर हैं। तो बायलैटरल रिलेशन पे भी मोदी जी, क्योंकि अभी जो इलेक्शन फ्रांस में हुआ उसका सबसे बड़ा हार का कारण था इन्फ्लेशन और राइजिंग प्राइजेज इन फ्रांस, उसको एड्रेस करने के लिए भी भारत मददगार हो सकता है। क्योंकि फ्रांस और चाइना के अंदर जो खटपट चल रही है उसका सॉल्यूशन ना सिर्फ फ्रांस, यूरोप भी ढूंढ रहा है। और इसी कारणवश यूरोप ने कई सालों बाद भारत से रिलेटेड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइव किया है। उधर आप देख लीजिए UK वो चाह रहा है कि हम जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से कर लें। UAE भारत के प्रधानमंत्री इसके बाद जाएंगे जहां पे हमें ऑलरेडी FTA क्लोज कर चुके हैं। तो ये एक उभरता हुआ भारत है और ये एक ऐतिहासिक पल हम देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, मल्टीलैटरल फोरम पे। और जो भारत का एक नैरेटिव सेट करने का जो एक दमदार जो रोल है वो हम देख रहे हैं। पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने काम किया, अब हमारे प्रधानमंत्री एक नए नैरेटिव के साथ भारत की। सर आपने प्रधानमंत्री का जो जिक्र कर रहे हैं, मैं एक बार अपने दर्शकों को कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूंगा। सॉरी आपको रोक रहा हूं, सीधे आइए जरा प्ले ऑन करें। G7 मीटिंग में PM मोदी का फोकस क्या होगा? ऊर्जा नंबर 1, ठीक है, एनर्जी समझ सकते हैं, जलवायु ये भी समझ में आता है आपका। फिर उसके बाद स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लोकतंत्र, पर्यावरण, आतंकवाद, ये वो एरियाज हैं जहां पर उनका फोकस होगा। लेकिन इस सब के बीच में हमें नहीं भूलना चाहिए G7 के आगे की कहानी भी होती है। और G7 के आगे की कहानी के लिए मैं प्रोफेसर राजन के पास चलूंगा। सर, G7 के बाद वो UAE जा रहे हैं और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये विजिट हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी उसके लिहाज से बहुत मायने रखता है। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, UAE के साथ हमारे अभी बहुत सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, जिसमें कि इजराइल, UAE और दूसरे कंट्री हैं। तो UAE एक तो हमारे डायस्पोरा के हिसाब से, और दूसरे जो ट्रेडिंग, वो वहाँ पे भले ही अपना एनर्जी उनका नहीं हो, लेकिन वो ट्रेडिंग रूट है। तो वहाँ से जो हमारे फिनांस, जैसे ईरान से एक्सपोर्ट होता है तो उसका पेमेंट दुबई के माध्यम से होता है। बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्री से जो हमारे इंपोर्ट होते हैं उसका पेमेंट दूसरा। UAE आज के समय में, UAE और सऊदी अरबिया, ये दोनों कंट्री हमारे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये जरूर है कि कुछ मुद्दे अभी जो प्रॉफिट को लेके उठे थे उसमें काफ़ी ये देश नाराज चल रहे थे, लेकिन वो काफ़ी एक टेम्परेरी नाराज़गी थी। मुझे नहीं लगता है कि उससे भारत के रिश्ते या तो सऊदी अरब से या फिर UAE से ख़राब होने वाले हैं। और ये देश जानते हैं कि भारत के साथ उनका इन्वेस्टमेंट
एडजस्टमेंट जरूरी है। भारत एक राइजिंग कंट्री है, एक तरह से नेबरिंग कंट्री है, और इनके साथ हमारे संबंध भी अच्छे होने चाहिए, और वो भी चाहते हैं कि उनका संबंध भारत के साथ अच्छा हो। लेकिन G20 के बारे में भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि G20 को हमें इतना महत्व नहीं देना चाहिए आज के समय में। ये एक तरह से ऐसी बॉडी है जो कि डिक्लाइनिंग बॉडी है। 1990 के दशक में, जी 80 के दशक में, 90 के दशक में वो 70% ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। आज के समय में केवल 40% करता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सही अर्थों में ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है तो वो है G20। G7 नहीं करता है। अगर G7 भारत को नहीं बुलाता और साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाता तो सीधा चार्ज लगता है कि एक कॉलोनियल कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भारत जैसे देश को वहाँ पे बुलाया जाए, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन हो। इसी कारण से भारत को वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और ये उसमें जो डिफरेंसेस हैं, दो तरह के डिफरेंसेस हैं G20 में। एक तो इंटरनल डिफरेंस है जिसमें कि फ्रांस, इटली और जर्मनी वो चाहते हैं कि रूस के साथ वार्तालाप शुरू हो, और दूसरे जो हैं भारत को लेके, बहुत सारे जो साउथ अफ्रीका को लेके, भारत और साउथ अफ्रीका ने क्लियरली बोल दिया था कि वो रूस के यूक्रेन में जो आक्रमण हुआ उसको कंडेम नहीं करेगा।